Hello everyone, present yourself. ब्रेक सभी टीचर्स ने 10 या 10:30 बजे के बीच में ब्रेक दिया है ब्रेकफास्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ट्राई करूंगा कि 11 बजे के लगभग या उससे पहले ब्रेक दे दूंगा। आप भी थोड़ा ये रहिए कि मेहनत करनी है तो फिर करनी ही है ना उस चीज को लेके। खैर ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि पॉइंट ये आता है कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर आपने तो पहले 4 दिन का, जैसे मान लो मैं 7वें दिन के 4 क्यूब लेता हूँ 4 6 7 4 5 6 7, ये वैल्यू हो सकता है किसी और दिन के मैच कर जाए, दैट्स ओके। हम ये तो नहीं बोल रहे ना कि किसी पर्टिकुलर डेज या पर्टिकुलर डेज की स्ट्रेंथ सेम पे आए, ऐसा तो हम बोल नहीं रहे। हम ये बोल रहे हैं कि कोई से भी 4 आप उठा लो, कोई से भी 4, पहले दिन का, दूसरे का, 7वें का या 8वें का या 25 दिन या 6 महीने बाद का, तो वो वैल्यू एटलीस्ट इतना होना चाहिए। एटलीस्ट होने का मतलब ये है कि हमने किया क्या है एग्जैक्टली, व्हाट डज इट मीन। हमने ये किया है कि पहले दिन जो भी पैरामीटर रहे हैं उनका इफेक्ट, और यहाँ पे जो पैरामीटर का इफेक्ट, सेम पैरामीटर का इफेक्ट जो यहाँ पे आ रहा है वो लगभग सेम रहना चाहिए, है ना। अगर ये वैल्यू डिफर कर जाती इससे और इससे, ये वैल्यू अगर डिफर कर जाती, एवरेज अगर जो कंडीशन लिखा है उससे अगर कम आ जाता, तो फिर हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कारण ये है ना कि अगर मान लीजिए मेरे पास में जो एवरेज निकाला है हमने वो 34.125 आ गया, और इस वाले के इस दिन हमने मान लो 4 स्पेसिमेन लिए, सैंपल लिए, और उनका वैल्यू का अगर वैल्यू मान लीजिए 30 आ गया, तो ये कॉन्क्रीट एक्सेप्ट नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। जो हमने फॉर्मुलेशन से, जो हमने इससे वैल्यू निकाला है, ये एवरेज किसी भी 4 को लेके, किसी भी 4 रिजल्ट को लेके अगर आप देखते हैं तो इतना आना ही आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, दैट्स मीन। तो जिसने भी ये डाउट पूछा था उसका आंसर ये है। 11:45 देखते हैं। अभी आपकी सारी बातें मानी जाएगी, अभी आपकी सारी बातें मानी जाएगी माय डियर, ब्रेक को लेके। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। चलो, तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये हो गया। फिर इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट, जो भी इंडिविजुअल वैल्यू रहता है वो FCK -3 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो फिर हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास जो कंक्रीट है वो इतना सही नहीं है ना। वो आप बेटर होगा कि उसको वापस मोल्ड करें या उसको कुछ और तरीके से उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें। दैट इज द मीन ऑफ दिस वन। और ये हो गया हमारे पास क्राइटेरिया कुछ ऐसे। अब पॉइंट ये आता है, ये तो हो गया जो भी हमने क्राइटेरिया 1 के बारे में 2 पॉइंट लिखे, वो ये सर डेज 1 की स्ट्रेंथ को है वो 7वें दिन सेम रहे, हाउ इट इज पॉसिबल। पहले दिन जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहा है, मिक्सर रहा है, कॉम्पेक्शन रहा है, वाइब्रेशन, जो भी आप करते हैं वो सारे के सारे पैरामीटर, इवन एटमॉस्फेरिक कंडीशन 7वें दिन सेम रहे, नॉट पॉसिबल। पहले दिन मान लीजिए आपने किया, उस दिन मान लीजिए ड्राई नेचर था, बहुत ज्यादा हीट थी, और 7वें दिन मान लो बारिश हो रही है या ह्यूमिडिटी है नेचर में, तो डेफिनेटली वो स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो नॉट पॉसिबल कि सेम रहे, बट एवरेज वैल्यू जो आता है वो अगर इतना आ रहा है या इससे ज्यादा आ रहा है, दैट्स ओके, वही हम चाहते हैं, दैट इज द मेन। हाँ, तो ये इसीलिए जो भी एग्जाम है ना, मैं उसी चीज को लेके ही बात कर रहा हूँ बेटा। और मुझे पता है कि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट क्या है, उसी के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। और आपकी बात अभी इसलिए भी मान रहा हूँ क्योंकि अभी 1-2 क्लास, पहला दूसरा क्लास हुआ है, धीरे धीरे आप खुद इस फ्लो में आ जाएंगे। आप खुद कभी नहीं लिखेंगे कि ब्रेक चाहिए या जो भी है। होल्ड ऑन, अभी RCC के लिए भी आप बच्चे हो, थोड़ा अभी बड़े होने दो। अभी आप पहली क्लास में हो जहाँ पे भी आप ABCD सीख रहे हो। मैच्योर हो जाओगे तो ऑटोमेटिक आप बोलोगे कि नहीं, कंटिन्यू रखेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मैं कमेंट पे बात नहीं कर रहा है ना, तो सारे डाउट जो भी लिखे थे वो सारे क्लियर हो गए। अब पॉइंट आता है नेक्स्ट, जो इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो क्या हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट पूछा जा सकता है वो ये है
कि सर आपने यहाँ पे 3 सैंपल लिखे, यहाँ पे 4 सैंपल लिखे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और ये वैल्यू अलग अलग के लिए, अलग अलग कंक्रीट के लिए अलग अलग है। तो किसी भी पर्टिकुलर मिक्स के लिए, किसी भी पर्टिकुलर मिक्स के लिए हमें कितने नंबर ऑफ सैंपल कम से कम लेने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल कम से कम कितने होंगे, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी टेबल है जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या हो जाएगा, ये हम लोग निकाल चुके हैं। तो नोट करके हेडिंग लगाइए, मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल, मिनिमम नंबर नोट करके लिखना है, ये नोट करके मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल। तो पहले इसको समझ लो, बाद में हम कॉपी करेंगे, पहले समझ लीजिए। मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल क्या होगा, अगर मेरे पास कंक्रीटिंग 1 से 5 मीटर क्यूब कर रहे हैं तो 1 सैंपल होगा। 6 से 15 की अगर हम 6 से 15 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो 2 सैंपल होंगे। एंड ओके, एंड अगर 16 से 30 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो 3 सैंपल होंगे। 31 से 50 के बीच में अगर कर रहे हैं तो 4 सैंपल होंगे। 51 एंड अबव के लिए जो सैंपल होंगे 4 + 1 सैंपल फॉर ईच 50 मीटर क्यूब कंक्रीट। क्या मतलब हुआ, इसके मैं 2-4 एग्जांपल कर देता हूं ताकि आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए कहानी क्या है। मान लीजिए मेरे पास 20 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग है, तो इससे नंबर ऑफ सैंपल, मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल कितने होंगे। तो अगर मैंने 20 मीटर क्यूब लिखा है तो 20 आ रहा है इसके अंदर, तो 3 सैंपल होंगे। अगर मैंने लिखा 44 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग है तो कितने सैंपल होंगे, 44 आ रहा है इस जोन के अंदर, तो ये हो जाएगा 4 सैंपल। अगर मैंने लिखा 51 सैंपल है, 51 सैंपल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं क्या करूंगा, 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। 50 + 1 पहले 50 के लिए, पहले 50 के लिए आप जो है ये वाला चीज फॉलो अप करेंगे। तो पहले 50 के लिए हो जाएगा 4 सैंपल, और इसके ऊपर हर 50 के लिए, हर 50 के लिए आप 1 सैंपल ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा जो आ रहा है 1 मीटर क्यूब है, इसके लिए 1 सैंपल होगा, तो टोटल 5 सैंपल हो जाएंगे। अगर मैंने 65 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग लिखा है तो इसको मैं फिर 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। 50 + 15, तो पहले 50 के लिए 4 होगा, और इसके ऊपर यानी कि 1 से लेके अगेन 50 तक कुछ भी वैल्यू लिखा आ जाए तो उसके लिए 1 सैंपल लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। अगर मैंने 99 लिखा है फॉर एग्जांपल, तो इसका भी ये होगा 50 + 49, तो पहले 50 के लिए हो जाएगा 4, और इसके लिए हो जाएगा 1, तो इसके लिए भी होगा 5 सैंपल। सिमिलरली अगर मैंने लिख दिया 125 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग, तो 125 का मतलब ये हो गया 50 और 25, यही होगा ब्रेक, 3 पार्ट में तोड़ेंगे। तो पहले 50 के लिए हो जाएगा 4 सैंपल, दूसरे 50 के लिए हो जाएगा 1 सैंपल, और फिर अगेन नेक्स्ट के लिए हो जाएगा 1 सैंपल। तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल हो जाएंगे, दैट इज द 6। एवरीवन क्लियर? अब यहीं से आप मुझे एक बात बता दो, अगर मैं आपको बोल देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 325 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग, तो पहले मुझे इसका बताओ मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल कितने होंगे। एग्जांपल बताइए फटाफट सब लोग, क्विक। पहले 50 के लिए कितना होगा, 325 मीटर के लिए कितना हो, मीटर क्यूब के लिए कितना होगा। बाद में कॉपी करो, पहले इसका आंसर दो एवरीवन। तो भाई 325 में इसको ब्रेक कर दो, पहला हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा 50, फिर 100, 200, ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा 25। ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पहले 50 के लिए हो जाएगा 4,
और इसके लिए हो जाएगा 1, इसके लिए हो जाएगा 1, इसके लिए हो जाएगा 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1 और इसके लिए 1। तो ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल हो जाएंगे, दिस इज द 10, दिस इज द 10। तो जिसका भी आंसर 10 है वो सही है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 इज द राइट आंसर। अब नोट कर लीजिए, तो जिसका आंसर 10 से अलग है वो गलत है सब लोग। जैसे अभिषेक का हो गया, और ये कौन है, मोहित, अमर एंड 25, हु इज इट, प्रिंस गलत, शिवम, सिद्धार्थ एंड प्रिंस ये गलत है। श्रीनाथ बेटा आपका भी गलत है। श्रीनाथ के बाद में रवि एंड जिसका गलत, जिसका नाम ले रहा हूं वो गलत है, बाकी सबका सही है। नोट करिए फटाफट क्विक। इनमें से कोई भी एक दो एग्जांपल लिख लो, ताकि या सारे लिखना चाहो तो फटाफट कॉपी करो, बट फास्ट करिए। अगर ये टेबल समझ में आ गई तो आप कुछ भी रैंडम 2-3 डेटा लेके उसको सोल्व कर लीजिए। सर ये 50 के लिए बोला था, अच्छा ओके बेटा श्रीनाथ। आप कंसेप्ट पे फोकस करिएगा। हो सकता है मैं किसी का आंसर ना देख पाऊं, बट जिसका गलत होगा उसको जरूर मैं रिमार्क करूंगा, ये तो श्योर है। फटाफट लिखो इसको क्विक। चलिए, तो दिस इज द क्राइटेरिया 1 को लेके बात हो गई। नाउ क्राइटेरिया 2, ये क्राइटेरिया 1 की बात थी जो हम लोग इसमें देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्राइटेरिया 2 को लेके। क्राइटेरिया 2 क्या कहता है? क्राइटेरिया 2 वेरी सिंपल है। वो ये कहता है कि जो भी आप रिजल्ट निकालते हैं, जो भी आपने अभी बात करी है रिजल्ट को लेके, उस रिजल्ट के लिए आपको कम से कम 3 स्पेसिमेन चाहिए होंगे। जो मैं सैंपल वर्ड यूज करता हूँ, सैंपल का मतलब ये हो गया इट कंसिस्ट, मैं कंक्रीट के लिए लिख रहा हूँ, रेनफोर्समेंट के लिए नहीं, मैं कंक्रीट के लिए लिख रहा हूँ। तो सैंपल का मतलब ये हो जाएगा इट कंसिस्ट एटलीस्ट 3 स्पेसिमेन, एटलीस्ट 3 स्पेसिमेन। ये कंक्रीट के लिए। अगर मैं रेनफोर्समेंट के लिए लिखूंगा तो वहां पे आपको अलग बता दूंगा कि रेनफोर्समेंट के लिए क्या मतलब होता है। तो रेनफोर्समेंट में सैंपल में कितने स्पेसिमेन होंगे तो वो हम रेनफोर्समेंट के लिए बाद में बात करेंगे। तो पहला कहता है कि टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल शुड बी एवरेज ऑफ एटलीस्ट 3 स्पेसिमेन। तो कम से कम 3 स्पेसिमेन का एवरेज होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? क्राइटेरिया 2 का सेकंड पॉइंट यह कहता है कि इंडिविजुअल वेरिएशन, जो इंडिविजुअल वेरिएशन आता है, दैट इज शुड नॉट वेरी बाय ±15% ऑफ एवरेज। हर क्यूब का जो वेरिएशन होगा, जो आपने 3 क्यूब लिए हैं, उन 3 क्यूब में स्ट्रेंथ में जो वेरिएशन आता है, वो वेरिएशन ±15% ऑफ एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यह बोल देता हूं कि मेरे पास में एवरेज वैल्यू 10 आया है, एवरेज वैल्यू 10 आया है, तो 3 क्यूब की जो स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रेंथ किस रेंज में होगी? तो इसका 15% करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.5 होगा। 1.5 का मतलब अगर मैं 10 में से 1.5 माइनस करूंगा तो 8.5 होगा, और इसमें प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 11.5। तो जो क्यूब में ले रहा हूं, उन तीनों क्यूब की जो स्ट्रेंथ है वो 8.5 से लेके 11.5 के बीच में, या इंक्लूडेड बोथ दिस वैल्यू,
इनके अंदर ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। इफ इट इज वेरिंग देन ये क्राइटेरिया फिर नहीं लगेगा। नोट करो। सर जो हम ये ब्रेकिंग कर रहे हैं, पहले डिजिट की वैल्यू फिक्स ही रहेगी ऑलवेज। हाँ, पहले 50 के लिए वैल्यू 4 ही रहेगी सिमरन। सर किसी में 3 का एवरेज, किसी में 4 का एवरेज ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। संकेत बेटा क्राइटेरिया 1 के लिए जो हम लोग एवरेज निकाले हैं, वो एवरेज के लिए आपको कोई से भी 4 रिजल्ट लेने हैं। क्राइटेरिया 2 ये कहता है कि भाई आपके पास जो वैल्यू आया है वो 3 एवरेज को लेके कर सकते हैं। तो आप ब्रॉडली अगर बात करें तो 3 वैल्यू लेके आप कर सकते हैं, नॉट ए बिग इश्यू। संकेत मैं फिर बोल रहा हूं, जिसका जो भी डाउट लिखते हैं, इफ यू आर सेटिस्फाइड देन राइट ओके, नहीं है तो दोबारा या रिपीट सर व्हाटएवर, बट मेक श्योर कि वो बने आपसे। सो दिस इज द क्राइटेरिया 2। अब इसको वैलिडेट कर लेते हैं कि भी इसका क्या मीनिंग है और कैसे है। तो मान लीजिए मेरे पास में M30 कंक्रीट है फॉर एग्जांपल, और M30 कंक्रीट साइड वर्क के लिए बात कर रहा हूं। M30 कंक्रीट को मैंने कास्ट किया साइड के ऊपर, साइड पे ऊपर कास्ट किया, और मैंने उससे 3 क्यूब बनाए। तीनों क्यूब को मैंने टेस्ट किया। टेस्ट करने से हर क्यूब की जो स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिली है, दीज वैल्यूज आर हियर 33, 37 और 36.5। तो भाई मेरे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या आ गया, 33, 37 और 36.5, ये वैल्यू आ गया। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गई। अब ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसके लिए मुझे चेक करना होगा। जस्टिफाई का मतलब है आपको चेक करके बताना है इट इज एक्सेप्टेड और नॉट। इफ इट इज देन ओके, आप लिख देंगे एक्सेप्टेड, और अगर नहीं है तो फिर नॉट एक्सेप्टेड। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे पास 3 वैल्यू हैं, और इन तीनों के लिए हमें जो है वो पहले क्राइटेरिया 1 की बात कर लेते हैं। तो क्राइटेरिया 1 ये कहता है कि भाई एवरेज वैल्यू जो आता है, वो एवरेज वैल्यू जो भी फॉर्मूला वहां पे दे रखा, उससे कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट उतना होना चाहिए। तो पहले आप लोग इसका एवरेज निकालिए, दिस इज द एवरेज। तो इसका एवरेज बताइए क्या होगा, क्विक। इसका एवरेज निकालिए। तो इसका एवरेज अगर हम निकालते हैं तो 33 प्लस 37 प्लस 36.5 डिवाइडेड बाय 3, सो द एवरेज इज 35.5। ये मैंने एवरेज निकाला है। ये जिन्होंने लिखा है .2 रिपीट और कैन यू रिपीट प्लीज, सो मैं उसी को ही कर रहा हूँ, मोहित। और ये कौन है, शेख बेटा, मैं वापस रिपीट, उसी का ही रिवीजन हो जाएगा ये। तो भाई मेरे पास में 3 वैल्यू है, 33, 37 और 36.5, सो एवरेज इज 35.5। अब ये एवरेज एक्सेप्टेबल है या नहीं, तो पहले मुझे इसको किससे चेक करना होगा, क्राइटेरिया 1 से। तो मैं क्राइटेरिया 1 से चेक करूंगा तो क्या होगा, फ्रॉम क्राइटेरिया 1, तो ये आता है मेरे पास एवरेज वैल्यू जो आता है, दैट इज शुड बी मोर देन या इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, अरे नॉट मोर देन, एटलीस्ट, हाँ ठीक है, मैक्सिमम ऑफ क्या हो जाएगा 0.8, सॉरी ये हो जाएगा मेरे पास, दैट इज FCK प्लस 0.825 सिग्मा और FCK प्लस 3। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम ऑफ FCK। M30 के लिए FCK हो जाएगा 30 प्लस 0.825 सिग्मा, 30 के लिए हो जाएगा 5, एंड दिस वैल्यू इज 34.125, एंड ये हो जाएगा 30 प्लस 3, सो दिस इज द 33। तो एवरेज वैल्यू जो आता है मेरे पास, दैट इज 34.125 मेगा पास्कल। ये वैल्यू आया है। तो हम ये जानते हैं कि भाई हमारे पास में जो एवरेज आया है गिवन वैल्यूज के लिए, वो एवरेज कम से कम इतना होना चाहिए।
कम से कम इतना होना चाहिए। और हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हमारे पास में जो वैल्यू आया दैट इज द 35.5 एंड इट इज मोर देन 34.125। ये कहां से आया, ये वैल्यू आया है यहां से। सो C1 के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, ओके हो गया। क्राइटेरिया 1 के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ओके हो गया। दैट्स ओके, हम यही बोलते हैं और ये ओके हो भी रहा है। अब बात करते हैं आगे अब क्राइटेरिया 2 की बात कर लेते हैं। क्राइटेरिया 2 क्या कहता है, कहां गया क्राइटेरिया 2, हियर इट इज, शुड बी एवरेज ऑफ एटलीस्ट 3 स्पेसिमेन, कम से कम 3 होना चाहिए। तो भाई हमारे पास में 3 वैल्यू है, 1 2 3 1 2 3 वैल्यू है, ठीक है। नाउ क्राइटेरिया दूसरा क्या कहता है, इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट वेरी बाय ±15% ऑफ एवरेज। वो बात की बात करेंगे, पहले इंडिविजुअल वेरिएशन की बात कर लेते हैं। तो इंडिविजुअल वेरिएशन अगर मैं देखता हूं तो क्या होगा, तो यहां पे हम लोग पहले निकाल लेते हैं इंडिविजुअल वेरिएशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंडिविजुअल वेरिएशन हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे एवरेज से। तो भाई एवरेज से, तो एवरेज से वेरिएशन कितना होगा, 33 माइनस 35.5। सो दिस वैल्यू 33 माइनस 35.5, सो दिस इज द माइनस का 2.5 एंड 37 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1.5 एंड ये हो जाएगा प्लस का 1.0। दिस इज द इंडिविजुअल वेरिएशन। हर क्यूब का एवरेज से इंडिविजुअल वेरिएशन आ गया। नाउ आगे क्या कह रहा है ये आगे ये कह रहा है कि इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट वेरी बाय ±15% ऑफ एवरेज। परसेंट किसके रेस्पेक्ट में, एवरेज के रेस्पेक्ट में। तो भाई परसेंट निकाल लो क्या होगा, तो परसेंटेज वेरिएशन अगर मैं देखता हूं तो क्या होगा, तो परसेंटेज वेरिएशन यहाँ पे जो वैल्यू लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो आ जाएगा दैट इज, तो ये वेरिएशन का एवरेज के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 35.5 इंटू 100। So this value is 2.5 divided by 35.5 into 100. So this comes out 7.04. तो माइनस का 7.04%। सिमिलरली जब मैं इसके लिए वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1.5। दिस वैल्यू इज द प्लस का 4.22%। इसके लिए वैल्यू निकालेंगे सो दिस वैल्यू 1.0 एंड दिस इज द 2.82 प्लस का 2.82%। None of cube has exceed the ±15% of average. So here I can say कि भी मेरे पास में ये जो वैल्यू आया है, दिस वैल्यू ओके हैं किसके रेस्पेक्ट में, C2 के रेस्पेक्ट में, क्राइटेरिया 2 से ओके हैं। So this concrete is accepted. तो जिसने भी रिपीट करने को बोला था, आई होप इट इज क्लियर। प्रिंस दैट्स ओके, C1 34.125 मैक्सिमम, मोहित दैट्स ओके। चलिए, सो दिस इज द क्राइटेरिया 1 and 2 एंड मोहित एंड शेख, आई होप इट इज क्लियर टू, आपको क्लियर हो गया आपका डाउट जो भी है, जो भी था। नोट कर लीजिए सब लोग। Crystal clear, that's good.
रिपीट सर, प्लस माइनस को एक्सप्लेन कर दो, परसेंटेज वेरिएशन बता दो। चलिए, तो रिपीट करना है अभिषेक। ओके ओके ओके, चलिए बाकी लोग जब तक कॉपी कर रहे हैं मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्या है कि हमारे पास क्राइटेरिया 2 ये कहता है कि इंडिविजुअल वेरिएशन, जो इंडिविजुअल वेरिएशन है, पॉइंट याद है कि वेरिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो हम बात कर रहे हैं एवरेज के रेस्पेक्ट में। तो एवरेज के रेस्पेक्ट में इंडिविजुअल क्यूब का जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन हमने यहाँ पे निकाल लिया। दैट वेरिएशन शुड नॉट वेरी बाय प्लस माइनस 15% ऑफ एवरेज। एवरेज से जो है प्लस माइनस 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे पास पहले क्यूब का इंडिविजुअल वेरिएशन है, उसका एवरेज के रिस्पेक्ट में हमने क्या करा, परसेंटेज वेरिएशन निकाला। तो परसेंटेज वेरिएशन आता है 7.04%। ये 15% से लेस है तो ओके है। इसका वैल्यू आ रहा है 4.22, इट इज आल्सो ओके, एंड दिस इज द 2.82, दिस इज आल्सो द ओके। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्राइटेरिया 2। कुंदन, काजल, श्रीनाथ एंड अभिषेक, आई होप क्लियर हो गया सबको। ये वैल्यू 15% से ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। अगर ये 15% से ज्यादा वेरी कर जाता है तो एक्सेप्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। सो दिस इज द क्राइटेरिया 2। ओके, चलो लिख लिया सबने। नाउ अब ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे हमने ये सारा वैल्यू भी निकाल चुके हैं, जो भी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। कुंदन, काजल, श्रीनाथ एंड अभिषेक, आई होप क्लियर हो गया सबको। ये वैल्यू 15% से ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। अगर ये 15% से ज्यादा वेरी कर जाता है तो एक्सेप्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। सो दिस इज द क्राइटेरिया 2। ओके, चलो लिख लिया आती हैं। क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, तो यहाँ पे चीजों को, क्वेश्चन को क्लियरली पढ़ना, उसको समझना और जो पूछा गया उसका आंसर देना मैंडेटरी, यानी कि बहुत एसेंशियल चीज में आता है। सो लेट देखते हैं। अभी काफी सारे लोगों ने लिखा कि सारा समझ में आ गया, दैट्स ओके। तो एक क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। मैं पहले बोल देता हूँ, वंस आंसर स्ट्रीट एज द फाइनल आंसर, क्योंकि एग्जाम में जब आप टिक करोगे तो जो आपका बना है ऑप्शन में मैच कर गया तो वही लिखोगे ना। सो नाउ द क्वेश्चन इज दिस, 30 seconds you have. आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू आंसर। क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी लाइव हैं, एंड जो लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में सुन रहे हैं मैं उनसे भी इंसिस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन कोई दिया जाता है तो उसको वीडियो को पोस्ट करिए और अपना आंसर निकालिए, देन आगे इसको सुनिए। डायरेक्ट मत सुनिए, अदरवाइज वो उसी टाइम बनेगा, एग्जाम में नहीं बनेगा। कुंदन, संकेत, अनुज, सिर्फ 4-5 लोगों के आंसर आए हैं। सुमित, अवनीत, अमर, राजन, संकेत, ऋषिकेश, सिद्धार्थ, नूर, सबा, मोहित। क्या बात है, सिर्फ 8-10 लोगों ने आंसर दिया, बाकी कहाँ हैं? मतलब क्वेश्चन पूछते ऐसा होना चाहिए कि फटाक से ये हैंग हो जाना चाहिए कंप्यूटर, तब मजा है। दीप ज्योति, प्रेम दत्त, अभिषेक, शुभम, योम मिश्रा, प्रवीण, चंदन, रघुनाथ, शेख, प्रिंस,
सेन साहब आपको वो आंसर लिखना है। एक्सप्लेन, ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लेनेशन नहीं होता माय डियर सेन साहब, एक्सप्लेनेशन जब पूछा जाएगा तब लिखना है, अभी नहीं, अभी नहीं। नदीम, चंदन, कृष्णा, प्रेमदत्त, ओके ओके ओके, चलिए बाकी भी आंसर दे रहे हैं, दैट्स गुड। तो देखते हैं क्या होगा। तो मेरे पास में क्या दिखा गया, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिमेन रिक्वायर्ड इफ 225 मीटर क्यूब कंक्रीट इज यूज। तो ये तो बड़ा आसान है। 225 के लिए अगर मैं देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, पहले इसको 50 में तोड़ो, ये हो गया 100, ये हो गया 200 और ये हो गया 25। तो ये हो जाएगा मेरे पास में, दिस इज द 4, दिस इज द 1, दिस इज द 1, दिस इज द 1, ये हो जाएगा 1, दिस इज द 1 एंड इसके लिए हो जाएगा 1। तो भाई मेरे पास में मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 आंसर जो है, जिसका भी 8 आंसर आया है वो 8 आंसर, जिसका भी 8 आंसर आया है वो 8 आंसर गलत है। जिसका भी 8 रहा है गलत है, कारण आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, आपके दिमाग में जो था आपने सिर्फ वही टिक किया है। और मान के चलिए पहला ऑप्शन यही होगा। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिमेन कितने होंगे, और अगर मैं 1-2 स्टूडेंट को छोड़ दूं, जैसे प्रिंस है और एक सेन है, अगर मैं इन 2 स्टूडेंट को छोड़ दूं तो बाकी सबकी नेगेटिव मार्किंग है, जबकि कंसेप्ट पता है सबको। यहाँ पे क्या पूछा गया, स्पेसिमेन। आपने किसका आंसर दिया, सैंपल का, आपने आंसर दिया सैंपल का, ठीक है। तो अब आंसर क्या होगा इसका, हम ये जानते हैं कि एक सैंपल में कम से कम 3 स्पेसिमेन होते हैं, क्राइटेरिया 2 का पहला पॉइंट। तो ये हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन हो जाएगा दैट इज 8 into 3। सो द करेक्ट आंसर इज दैट 24। दिस इज द 24। आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, क्यूरियोसिटी होती है सबसे पहले आंसर देने की। दैट्स गुड मोहित, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। सॉरी वरी नहीं बेटा, नहीं बनता तभी तो तुम ज्वाइन किए हो। पिछले क्वेश्चन वैसे के मैंने स्विच चेक करना पड़ेगा, नहीं करना है। कौन है ये, शुभम, क्लियर है। तो आई होप इस सबको क्लियर हो गया होगा। कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको कंसेप्ट आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में परफॉर्म क्या कर रहे हो बहुत फर्क पड़ता है। और एग्जाम में हर आपको बार बोला जाता है रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एटलीस्ट ट्वाइस। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है और पूरी क्लास ने 2 स्टूडेंट को छोड़ के आंसर इसका दिया है, जबकि पूछा ये गया है। यही तरीका कंपटीशन में जो सक्सेस होते हैं, जो नहीं होते हैं। नोट इट डाउन क्विक। है जितनी ज्यादा एक्यूरेसी आपको चाहिए उतने नंबर ऑफ आप क्या करिए, स्पेसिमेन बढ़ाते जाइए एक सैंपल में। अगर मैं 10 क्यूब का रिजल्ट निकालूंगा और एवरेज निकालूंगा तो वो मोर प्रिसाइज रिजल्ट होगा रादर देन कि मैंने 3 क्यूब लेके किया है। तो कोड ये कहता है कि आप अगर नॉर्मल डिस्कशन करते हैं तो आप 3 क्यूब का एवरेज लेके बात कर लो, दैट्स ओके। 3 तो होने चाहिए। अब आपको रिजल्ट जो है वो कितना प्रिसाइजली चाहिए, कितना एक्यूरेट चाहिए, आप एक सैंपल में स्पेसिमेन बढ़ा दीजिए। इसीलिए अगर आपने ध्यान से नोट किया होगा तो क्राइटेरिया 2 के अंदर आपके पास जो लिखा गया है एटलीस्ट वर्ड मेंशन है, इसलिए मैं 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से या 5 से या 6 से नहीं करूंगा। संकेत फटाफट नोट करो इसको क्विक। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेके। इंट्रोडक्शन के अंदर ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कंक्रीट के अंदर ही वो आता है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक लोड। क्या होता है नेक्स्ट हो जाएगा, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
तो यार इसको सिंपल यानी कि देसी लैंग्वेज से अगर हम समझे तो क्या होगा कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक देसी लैंग्वेज में समझने के लिए, बाद में इसकी स्टेटमेंट देखेंगे कि भाई जिस लोड पर 5 क्यूब फेल हो रहे हैं, 5 या 5 से लेस अगर क्यूब फेल हो रहे हैं तो उसी लोड पे 95 क्यूब पास भी तो हो रहे हैं, हाँ या ना। तो जिस लोड पे पास हो रहे हैं वो हम कैरेक्टरिस्टिक लोड मान सकते हैं, ये समझने के लिए है, नॉट एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक लोड का मीनिंग क्या है, ये तो समझने के लिए था। मीनिंग ये है कि अगर मैं किसी भी बिल्डिंग को या स्ट्रक्चर को जब मैं डिजाइन करता हूं तो हम ये जानते हैं कि IS 875 पार्ट 1, 2, 3, 4, आगे मैं सारे बताऊंगा, तो इनसे हम जो लोड की वैल्यू लेते हैं, IS पार्ट 1 से डेड लोड, फिर लाइव लोड लेते हैं, फिर स्नो लोड लेते हैं, एंड देन हम लोग विंड लोड भी लेते हैं, और फिर IS 1893 से अर्थक्वेक फोर्सेस भी लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम ये अच्छे से जानते हैं कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड ये नेचुरल फोर्सेस हैं और इनका प्रिडिक्शन करना इम्पॉसिबल है। प्रिडिक्शन का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पता करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मैं समझ के ही बोल रहा हूं, कारण ये क्योंकि हमारे पास में जो विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के लिए जो डेटा लिखा गया है, जो कोड में अवेलेबल है, वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर पुराने डिकेड्स के हिसाब से जो डेटा अवेलेबल है उसको एनालिसिस करके लिखा गया है। और उसमें क्या लिखा गया कि हर 5 साल बाद इतनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है, हर 10 साल बाद इतनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है, हर 2 साल बाद इतनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है। तो हमने ये सारा 100 साल का या जो भी डेटा अवेलेबल है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, वहां से हमने इसको एनालिसिस किया, एक ग्राफ प्लॉट किया और पूरी तरीके से उसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में हम मेंशन कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि भाई इस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है। इसलिए आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि अगले 24 घंटों में ये इतनी तेज विंड आने के चांसेस हैं या अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, हम ये जानते हैं। लेकिन हम ये कतई नहीं जानते कि मान लीजिए मेरे पास में पहले 50 साल का डेटा अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल हमने 50 ईयर का डेटा हमारे पास अवेलेबल है और उसको हमने एनालिसिस करके रख रखा है। वी डोंट नो कि 50 साल से पहले किसी हेवी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था और उसका नेक्स्ट साइकिल अभी जो है नेक्स्ट मंथ में है, क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो उसको प्रेडिक्शन करना भी नहीं है। हालांकि अभी तो एपरेटस आ गए जो आपको बता देते हैं कि ये ऐसे चांसेस होंगे, बट फिर भी हम लोग उसको एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी नोबडी नोस। अगर इतना होता तो ये जो भी सुनामी वगैरह आई है, जो अर्थक्वेक में जो जो लॉसेस होते हैं उसको हम बचा सकते थे, बट वी नो दैट कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें बिल्डिंग के लिए अगर कोई भी इंजीनियर बोलता है कि मेरी गारंटी है कि ये फेल नहीं होगा, तो या तो खुद बेवकूफ है या बनाने की कोशिश कर रहा है। गारंटी नहीं दी जा सकती। हाँ, ये बोल सकते हैं कि 95% चांसेज हैं कि ये ठीक है, इससे ये सेफ रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड वो लोड है, सुनना ध्यान से, अभी मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक लोड वो लोड है जिस लोड के लिए, कैरेक्टरिस्टिक लोड यानी कि ये वैल्यू वो लोड है जो हम ये कहते हैं कि भाई बिल्डिंग के लाइफ स्पान में 50 साल के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, 100 साल के लिए अगर कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो 100 साल के अंदर 95% चांसेस हैं कि इस वैल्यू से ज्यादा लोड नहीं आएगा। 5% चांसेस जैसे हैं कि हो सकता है ज्यादा लोड लगे। ये 5% वही अर्थक्वेक और विंड के रिस्पेक्ट में, मतलब नेचुरल फोर्सेस के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो कैरेक्टरिस्टिक लोड इज द सच वैल्यू ऑफ लोड दैट हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीड ड्यूरिंग डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। पूरे लाइफ स्ट्रक्चर की लाइफ के लिए 95% चांसेस ऐसे होंगे कि इस वैल्यू से ज्यादा लोड नहीं आएगा। 5% हो सकते हैं आ जाए। अब ये 5% कब आएगा? ये हो सकता है बिल्डिंग के बनते ही आ जाए, या बीच में आ जाए, या कभी भी आ सकता है। सो नोबडी नोस। क्लियर हो गया सबको? तो इसका डेफिनेशन लिखिए सब लोग। कैरेक्टरिस्टिक लोड इसके लिखिए, इट इज सच वैल्यू ऑफ द लोड, it is such value of the load
such value of the load is such value of the load that has probability of not being, it has 95% probability of not being exceed during design life of structure. STR का मतलब स्ट्रक्चर. तो it is such value of the load that has 95% probability of not being exceed during its design life of structure. its design life of structure. इससे ज़्यादा लोड नहीं आएगा एंड इसके लिए ही हम लोग डिजाइन करते हैं. सो इट इज आल्सो कॉल्ड द डिजाइन लोड. तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड द डिजाइन लोड. डिजाइन करते हैं, बात लोड हो गया. देन नेक्स्ट हेडिंग लगाइए कॉन्फिडेंस लिमिट. नेक्स्ट हेडिंग लगाइए. चलो, कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से इसको जानते भी हैं. और कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है भाई, नाम से इसके वर्ड में मेंशन है कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि यार इस वैल्यू में अगर लोड आएगा तो यहां तक मटेरियल आराम से लोड ले सकता है, कोई हेडेक नहीं है. दैट्स वन. इसी में हम लोग कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं, राइट. तो हम ये जानते हैं कि भाई हमारे पास में जो कर्व बना है वो कर्व बना है कुछ ऐसा. लुक एट दिस इज द कर्व. और हम इसमें ये जानते हैं कि भाई हमारे पास में क्या पॉइंट आता है. हमारे पास में पॉइंट ये है कि यहाँ पे होता है FCK, और इधर भी अगर मैं देखूंगा तो इधर भी हो जाएगा FCK. क्लियर सी बात है, दोनों साइड सेम वैल्यू है. और ये जो वैल्यू आया है ये वैल्यू दिस इज द FM. तो मैं ये वैल्यू जो लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा मेरे पास, दैट इज ये हो जाएगा FM माइनस 1.65 सिग्मा. यही होगा. अगर मैं इधर की साइड वैल्यू लिखता हूं तो इधर की साइड क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, दैट इज ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा FM. अगर मैं इधर माइनस कर रहा हूं तो इधर प्लस हो जाएगा, FM प्लस 1.65 सिग्मा. क्लियर है, राइट. तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसमें बात करता हूं तो क्या होगा, मेरे पास में ये वाला जो जोन है इसके अंदर मटेरियल परफेक्टली बिहेव करता है. और यहाँ पे मैं सेफ हूं कि भी इसमें अगर लोड आ रहा है तो मटेरियल उसको आराम से रजिस्ट कर लेगा. So this is known as the confidence limit. In which we are sure that the material can take the load and transfer to subsequent member. तो ग्राफ बनाइए फटाफट. तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज FM माइनस 1.65 सिग्मा एंड FM प्लस 1.5 सिग्मा आर टू इम्पोर्टेंट लिमिट in which
प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ लाइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ लाइंग, और इसी को ही हम लोग कॉन्फिडेंस लिमिट बोलते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड कॉन्फिडेंस लिमिट. इट इज आल्सो कॉल्ड कॉन्फिडेंस लिमिट. नोट करिए. सो दिस इज द कॉन्फिडेंस लिमिट, और ये भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछी हुई चीज़ है, तो ध्यान रखनी है. मतलब बात इतनी सी है कि इसके इधर जो है हम लोग फेलियर मानते हैं, तो इसके इधर भी फेलियर मानेंगे. तो बाकी जो बचा हुआ जोन है जिसमें हम लोग ये श्योर है कि ये मटेरियल यहाँ पे लोड ले ही लेगा, तो उसी के बारे में हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं. क्लियर? चलिए. सो दिस इज द वन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट आता है दैट इज द पॉइजन रेशियो, जिसको लेके अगर मैं अदर स्टेट पीएसयूज की अगर मैं बात करता हूं तो इसको लेके क्वेश्चन पूछे गए हैं. जेईएन के अंदर ओनली एसएससी जेईएन इसकी वैल्यू पूछी गई है, बाकी नहीं दिया गया. मैं कोशिश करूंगा कि स्टेट पीएसयूज का अगर कोई पेपर देते हैं या आरआरबी या डीडीए जो भी है उनमें जो पूछा गया वो सारा हम देखें. तो पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो को अगर मैं थोड़ा सा अगर समझाने की कोशिश करूं तो हम जब बात करते हैं, पहले इस पे ध्यान मत दो, जो लिखा गया उसको छोड़ो. हम बात करते हैं कि स्ट्रेस की बात कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, तो मैं जब स्ट्रेस की बात करता हूं तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये कोई एक बॉडी है, दिस इज द बॉडी, दिस इज द बॉडी. तो मैं ये बोलता हूं कि इस लोड में जैसे मैंने लोड लगाया तो ये बॉडी क्या करती है ये बॉडी जो है वो एलोंगेट होगी. टेंसाइल लोड लगा तो डिफॉर्म होगी और एलोंगेशन होगी क्योंकि टेंसाइल लोड है. अब मैं ये अच्छे से जानता हूं कि जब बॉडी लेंथ में बढ़ रही है तो वैसी बात है जो अदर टू लेटरल जो डायमेंशन है उसमें कम होगी नहीं होगी. तो मैं यहाँ पे जब इसको बढ़ा रहा हूं तो ये क्या होगा, इसकी डायमेंशन चेंज होके यहाँ आ जाएगी. ये इसने डेल्टा एल जरूर एलोंगेशन दिया है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, लेकिन लेटरल डायरेक्शन में अपनी डायमेंशन कम भी करी है. तो जब मैं किसी भी बॉडी का अगर दोनों इफेक्ट ले रहा हूं, लेटरल भी और लॉन्गिट्यूडनल भी, तो इन दोनों इफेक्ट को जब मैं कंसीडर करता हूं तो जो फैक्टर यूज किया जाता है वो पॉइजन रेशियो होता है. तो पॉइजन रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है क्योंकि अगर लॉन्गिट्यूडनल बढ़ रही है तो लेटरल में कम ही होगी. सो मोस्टली इट इज द नेगेटिव वैल्यू. तो ये लिख लीजिए पहला पॉइंट हो जाएगा. पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सेकेंड पॉइंट अभी चलो पहले सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं. सेकेंड पॉइंट ये होगा कि पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट डिक्रीजेस विद. कंक्रीट के लिए अगर मैं पॉइजन रेशियो की बात करता हूं तो ये डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस विद द रिचर मिक्स का मतलब है हायर ग्रेड की अगर मैं कंक्रीट यूज करता हूं तो उसके लिए ये वैल्यू कम होती है रादर देन लोअर स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए. लोअर स्ट्रेंथ कंक्रीट ज्यादा एलोंगेट होती है तो वैसी बात है लेटरल वैल्यू भी उसमें ज्यादा इफेक्ट करेगा. हायर ग्रेड कंक्रीट जो है वो कम एलोंगेट होती है तो कम उसका वैल्यू होगा. तो ये आपको ध्यान रखना है. सो पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट डिक्रीजेस विद रिचर मिक्स का मतलब हायर ग्रेड कंक्रीट, तो इसके लिए वैल्यू कम रहता है. हायर ग्रेड कंक्रीट के लिए इसका वैल्यू कम रहता है.
और इसकी जो कंक्रीट के लिए जो इसका वेरिएशन रहता है वो 0.1 से लेके 0.2 के बीच में रहता है। ये डेटा याद रखना है, एग्जाम में पूछी हुई चीज है ये। अब पहले तो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट वेरीज फ्रॉम 0.1 से लेके 0.2 के बीच में रहती हैं, और हायर ग्रेड के लिए इसका वैल्यू लेस रहता है एज कंपेयर टू द लोअर ग्रेड। कितना कम रहता है उसके लिए वैल्यू ये है, तो हायर ग्रेड यानी कि हायर स्ट्रेंथ के लिए 0.1 एंड लो स्ट्रेंथ के लिए हो जाएगा 0.2 और स्टैंडर्ड कंक्रीट के लिए हो जाएगा 0.15। ये वैल्यू भी एग्जाम में पूछी हुई है और माइट भी जेईएन में भी पूछी जा सकती हैं। ये तो आ रखा है, ये किसी स्टेट पीएसयू में ये वैल्यू पूछा गया है। अब पॉइंट ये आता है कि ये तो चलो हमने वैल्यू देख लिया, अब इसका वैल्यू निकालते कैसे हैं। कंक्रीट के लिए इसका वैल्यू डिटरमाइन कैसे किया जाता है, तो इसका वैल्यू जो डिटरमाइन होता है वो डिटरमाइन किया जाता है, आपको ओनली येलो कलर में जो है वही लिखना है। इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द यूजिंग एंड लो स्ट्रेंथ के लिए हो जाएगा 0.2 और स्टैंडर्ड कंक्रीट के लिए हो जाएगा 0.15। ये वैल्यू भी एग्जाम में पूछी हुई है और माइट भी जेईएन में भी पूछी जा सकती हैं। ये तो आ रखा है, ये किसी स्टेट पीएसयू में ये वैल्यू पूछा गया है। तो इसका वैल्यू जो डिटरमाइन होता है वो डिटरमाइन किया जाता है, आपको ओनली येलो कलर में जो है वही लिखना है। इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द यूजिंग द अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। ये एक मेथड का नाम है जिसके द्वारा हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो आपको लिखना ओनली यही है। इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम यूजिंग द अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। जेईएन के लिए इतना ही पूछा जाता है तो आपको यही लिखना है, ये वाली चीज जरूरी नहीं है। सो इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम यूजिंग द अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। एक मेथड का नाम है जिसके द्वारा हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। किस फॉर्मूले से वैल्यू निकालते हैं? सो हियर इट इज द फॉर्मुलेशन। पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट यानी कि म्यू कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द फॉर्मूला V upon 2NL 1 minus mu upon 1 plus 2 mu 1 plus mu, where V is the pulse velocity mm per second, N is the resonant frequency of the longitudinal vibration hertz के अंदर, and L is the distance between the transducer mm के अंदर। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। किसमें था ये, इसरो में था या किसी पंजाब में या किसी में, छत्तीसगढ़ वाले में एमपीपीएससी में आया हुआ, ये किसी क्वेश्चन में आ रखा है ये। तो नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं बाद में शो कर दूंगा प्रीवियस स्लाइड, डोंट वरी। इसको नोट कर लो, मैं प्रीवियस स्लाइड बाद में शो कर दूंगा। नोट इट डाउन फर्स्ट। सर पीछे की स्लाइड रह गई, अरे यार, चलो पहले पीछे वाला लिख लो, फिर नोट करो क्विक क्विक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंक्रीट एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, लोड हो गया, पॉइजन रेशियो हमने यहाँ पे देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टेस्ट ऑन कंक्रीट। अगर मैं कंक्रीट के लिए टेस्ट करता हूं तो दो तरीके से कंक्रीट की प्रॉपर्टी निकाली जा सकती है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मुझे किसी भी स्पेसिमेन, जैसे मान लो मैं अगर स्पेसिमेन लेता हूं और उस जैसे हमने कंप्रेसिव टेस्ट किया तो वो इन दोनों में से किस में आएगा उसका मीनिंग बता देते हैं। जैसा नाम में मेंशन है, सिंपल सी बात है कि अगर मान लो मैंने क्यूब लिया और उसको सीटीएम मशीन में पेस्ट रखा, लोड लगाया, लोड तब तक लगाऊंगा जब तक वो क्रश नहीं हो जाता, मतलब उसका ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक लोड उसमें लगाया जाता है। ठीक है, तो वो आता है हमारे पास में डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि जो भी स्पेसिमेन हमने लिया है वो जब तक क्रश नहीं हो जाता, फेल नहीं हो जाता, तब तक हम लोग लोड अप्लाई करते हैं। जबकि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वो टेस्ट हैं जिसके अंदर हम लोग स्पेसिमेन को फेल नहीं करते हैं, ब्रेक नहीं करते हैं, और हम उसकी प्रॉपर्टी निकालते हैं कि उसमें कंक्रीट का बिहेवियर कैसा है, उसकी पॉइजन रेशियो कितना है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल कैसा है, वो हम लोग सारा निकालते हैं। और ये जो टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट सामान्यतः उनमें किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई मुझे ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज बनाने के लिए जो मैंने कॉलम लगाया है, तो उस कॉलम की अगर मुझे टेस्टिंग करनी है, इनिशियली तो की गई, लेकिन जब बन चुका है तब उसका बिहेवियर कैसा है, उसमें मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, कैसी है, तो वो चेक करने के लिए हम लोग ये सारे मेथड इसमें टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का मतलब ये हो गया, दैट इज इन दिस टेस्ट द कंक्रीट स्पेसिमेन आर नॉट डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय नहीं किए जाते हैं, सेम रहता है, मेंबर बनाया उसकी आप प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। सामान्यतः इसके लिए 3 मेथड यूज किए जाते हैं, रीबाउंड हैमर, पोल ऑफ टेस्ट एंड अल्ट्रासोनिक टेस्ट। अल्ट्रासोनिक के बारे में अभी हमने देखा ही है पॉइजन रेशियो निकालने के लिए। तो रीबाउंड हैमर टेस्ट जो होता है वो ये रीबाउंड हैमर टेस्ट टू फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, एंड पोल ऑफ टेस्ट भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने में होता है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, जिसको हम लोग नॉर्मली अल्ट्रासोनिक भी बोल सकते हैं, this test to check the quality of the concrete as well as the aggregate। तो ये बिना स्पेसिमेन को डिस्ट्रॉय किए आप उसकी प्रॉपर्टी निकालते हैं, तो ये टेस्ट करते हैं। और ये आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना है, ऑब्वियसली बात है, जेईई है ना, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, डेप्थ नहीं है आपके यहाँ, आपके पास वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, इंफॉर्मेटिव कितना आपको पता है कौन सा टेस्ट किसके लिए, दैट्स ओके। क्या है, क्यों है, कैसे, वो यूपीएससी वालों के लिए छोड़ दो। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, नोट करो। पॉइजन रेशियो निकालते क्यों हैं? डीडीए में क्वेश्चन पूछा था रीबाउंड हैमर टेस्ट का, हाँ बिल्कुल है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इस क्लास के नोट्स को प्रॉपरली ध्यान रखिए, आरसीसी बन जाना है।